भीमा नाम के एक छोटे से शरारती लड़के के माँ और पिताजी दोनों ही उसके अच्छे भविष्य के लिए मेहनत से काम करते थे। भीमा के पिताजी रघु एक कंपनी का इंचार्ज थे और उसकी माँ सुगुना एक स्कूल में टीचर थी। हर रोज स्कूल देर से पहुंचने के लिए मुझे हर रोज एक स्टूडेंट की तरह डांट सुननी पड़ रही है रघु। हम दोनों ने भीमा के अच्छे भविष्य वादा किया था। अब समय आ गया है कि तुम्हें भी घर के काम में हाथ बटाना चाहिए। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि तुम हर रोज घर में कोई पहाड़ उठाती हो। एक दिन, सिर्फ एक दिन मेरी तरह सुबह उठकर घर के काम करने के बाद वक्त पर अपने ऑफिस जाकर दिखाओ। सुबह उठकर मेरे लिए चाय बनाओ, सबके लिए नाश्ता बनाओ और भीमा को स्कूल के लिए तैयार करो। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कल देखना तुम, मैं कैसे मैनेज करता हूँ सब। ये कहते हुए भीमा के माँ बाप एक दूसरे को चुनौती देते हैं और उस रात रघु एक जिम्मेदार इंसान की तरह 7 बजे का अलार्म लगाकर सो जाता है और जब सुबह 7 बजते हैं तब अभी तो सिर्फ 7 ही बज रहे हैं सोचकर फिर से सो जाता है। ऐसे रघु की आंख लग जाती है और दोबारा से उठकर देखा तो 9 बजने में सिर्फ 10 या 15 मिनट ही रह गए थे। तभी सुगुना उसे एक जोर की आवाज लगाती है। आज नाश्ता मिलेगा या नहीं मुझे? क्या कर रहे हो अभी तक बिस्तर में? तभी रघु भागकर सुगुना के पास आता है और 5 मिनट में नाश्ता बनाकर दे दूंगा कहकर किचन में भाग जाता है। किचन में कौन सी चीज कहाँ पर रखी हुई है, रघु को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। रघु को किचन में जो मिला उसी से कुछ अजीब सा खाना बनाकर लेकर आता है और खाने के लिए टेबल पर रख देता है। ये क्या है? इसे तुम ही खाओ, मुझे नहीं चाहिए। और भीमा कहाँ पर है? बीमा, बीमा अभी तक सो रहा है? मैंने उसे जगाया ही नहीं है। ये कहते हुए रघु भीमा के कमरे में भागता है, लेकिन भीमा अपने कमरे में नहीं था। रघु उसे पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता है। रघु भागता हुआ सुगुना के पास आता है, लेकिन वो अपने काम पर जा चुकी थी। रघु टेंशन के मारे सर पकड़ लेता है। तभी एक महिला भीमा को पकड़कर उसके घर लेकर आती है। आज ये फिर से मेरी दुकान से सब्जियां चुरा रहा था। कहाँ है इसकी माँ? हर रोज इसकी पागल हरकतों के लिए कोई ना कोई जवाब देती रहती है। आज कहाँ पर छुप कर बैठ गई वो? हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरा बेटा थोड़ा नालायक है, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगली बार ये ऐसे ही करे तो वही पकड़कर खूब पिटाई कीजिए इसकी। कैसा बाप है रे तू? तुझसे अच्छी तो इसकी माँ है। किसी के सामने झुकने नहीं देती है अपने बेटे को और पीछे ले जाकर अच्छी डांट सुनाती है। ये कहकर वो महिला रघु को खूब बातें सुनाकर जाती है वहाँ से। रघु चुपचाप भीमा को घर में ले जाकर उसे स्कूल के लिए तैयार करता है और उसे स्कूल लेकर जाता है। स्कूल पहुँचने तक करीब 10 बज रहे थे। भीमा को स्कूल देर लेकर आने के लिए उसकी टीचर रघु को काफी बातें सुनाती है और बातों ही बातों में उससे भीमा की शरारतों के बारे में भी कहती है। कोई भी बच्चा अपनी माँ की बातों को इतना सीरियसली नहीं लेता है जितना के पिता की बातों पर लेता है। कैसे पिता हो तुम, एकदम नालायक। जैसे तैसे करके रघु अपने बेटे को टीचर के पीछे छुड़ाकर काम पर पहुंच जाता है। उसके काम पर पहुंचने तक लंच का टाइम हो गया था। उसे इतना लेट आना देखकर रघु के बॉस आखिरकार जनाब को काम पर आने का रास्ता मिल ही गया है।
अच्छा काम कर रहे हो सोचकर इंचार्ज का काम दिया था। तुम्हारे नीचे 10 हेल्पर्स है, तुम ही ऐसी हरकतें करोगे तो वो क्या काम करेंगे? रघु जैसे तैसे करके अपने बॉस से माफी मांगकर अपना काम खत्म करके शाम को घर लौटकर आता है। घर पहुंचते ही सुगुना उसे रात का खाना बनाने को कहती है। रघु एकदम से रो पड़ता है। मुझे माफ कर दो सुगना, मैंने तुम्हारे बारे में जो सोचा वो बिल्कुल गलत है। तुम सच में बहुत मेहनत वाला काम करती हो। आज का दिन मेरी जिंदगी के सबसे बुरा दिन था। आज मुझे मोहल्ले वालों से, बीमा की टीचर से और मेरे बॉस से, इन सब से डांट पड़ी है। ये बीमा इंसान का बच्चा नहीं, किसी खाविश का बच्चा है। कोई इतना शरारती कैसा हो सकता है? सुगुना अपने पति की बातें सुनकर हंसने लगती है। आखिरकार आपको समझ में आ ही गया। बचपन में सभी बच्चे शरारती होते हैं और समय के साथ सुधर जाते हैं। उन्हें उनकी शरारतों पर डांटना नहीं, समझाना चाहिए। जो भी हो सुगना, ये दिन देखने के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत बढ़ गई है। इसीलिए मैं भी कल सुबह से जल्दी उठकर तुम्हारी मदद करूंगा। कल से करने की जरूरत नहीं है। कल संडे है, मंडे से ड्यूटी पर लग जाओ। जमेलापुर नाम के गांव में केसरी नाम की एक लड़की रहती थी। केसरी की माँ ने बचपन से अकेले काम करके केसरी का ख्याल रखते हुए अपना घर चलाती थी। केसरी की माँ ताले और चाबियां बनाया करती थी। केसरी भी वही काम अपनी माँ से सीखकर माँ की उम्र होने की वजह से उन्हें आराम करने के लिए कहकर अब खुद दुकान चला रही थी। केसरी को उसकी माँ हमेशा ये बात कहती रहती है। बेटा, अपना काम भले ही मामूली सा चाबी बनाने वाला क्यों ना हो, लेकिन इन चाबियों से बहुत सारे गलत काम किए जा सकते हैं। इसलिए हमेशा हम किसके लिए क्या काम कर रहे हैं जानना जरूरी है। मुझे आपकी ये बात हमेशा याद रहती है माँ। आप चिंता मत करो, मैं उन्हीं के लिए चाबियां बनाती हूँ जिन्हें अच्छे से जानती हूँ। अक्सर हमें जानने वाले ही हमारा गलत इस्तेमाल करते हैं बेटा। शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ। ये कहते हुए हंसते हुए केसरी की माँ घर में चली जाती है और केसरी भी अपने काम पर लग जाती है। तभी केसरी की दुकान पर देवा नाम का एक लड़का आता है। देवा एक अनाथ लड़का है और दूध का व्यापार करके अपना गुजारा करता है। देवा केसरी के पास एक चाबी लेकर आता है और उसे उस चाबी की तरह दूसरी वाली एक चाबी बनाने के लिए कहता है। इसे बनाने में थोड़ा समय लगेगा देवा, तुम 1 घंटे बाद आना, तब तक मैं इसके जैसी एक और बनाकर रख दूंगी। 1 नहीं 2 घंटे ले लो केसरी तुम, लेकिन मुझे इस असली वाली चाबी का नक्शा लेकर दे दो। केसरी इस चाबी का नक्शा बनाकर देवा को उसकी असली चाबी दे देती है। देवा असली चाबी लेकर चला जाता है और ठीक कुछ देर बाद केसरी के बताए हुए समय पर लौट कर आता है और वो इस बार भी अपने साथ एक और चाबी को उसकी नकल बनवाने के लिए लेकर आता है। सही समय पर आए हो, ये लो तुम्हारी चाबी, इसके 200 रुपए हुए। ये 400 ले लो, मेरे पास एक और चाबी है, उसके जैसे भी एक और बना दो। ये कहते हुए देवा पहले वाली चाबी लेकर एक और चाबी देकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं और देवा हर रोज 1 या 2 चाबियां की नकल करने के लिए जरूर लेकर आता था। केसरी को
देवा की ये बात अजीब लगती है, इसलिए वो उससे सवाल करती है कि वो इतनी सारी नकली चाबियों को करना क्या वाला है। तब देवा अजीब सा बर्ताव करने लगता है और अजीब सा ही जवाब देकर वहाँ से चला जाता है और वो उसके अगले दिन से नकली चाबी बनवाने के लिए नहीं आता है। जब लोग घरों को छोड़कर काम करने के लिए या बाहर कहीं घूमने के लिए जाते थे, देवा उसी समय को इस्तेमाल करके उनके घरों में चोरियां कर रहा था। देखते ही देखते हर दिन 2-3 घरों में चोरियां होने लगी थी। जिन जिन के घर चोरियां हुई थी वो सब उस गांव के सरपंच से मिलने के लिए जाते हैं। मैंने वो पैसे अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किया था और उस चोर ने सब कुछ चुरा लिया। मैं इस गांव के हर शख्स की परिस्थिति के बारे में जानता हूँ। वो चोर जो कोई भी है इसी गांव का है और बचकर कहीं नहीं जा सकता है। मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि आप सभी को आपके सामान वापस दिलवाकर रहूंगा। ये कहते हुए जमेलापुर के सरपंच खुद ही अपने हर एक गांव वाले से पूछताछ करता है और पूछते हुए केसरी के पास पहुंच जाता है। हाँ सरपंच जी, मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे देवा का हाथ है, जो मुझे हर रोज कुछ चाबियां की नकल बनाकर लेकर जा रहा था। जब मैंने उससे ऐसा करने की वजह पूछा तो उसने यहाँ पर आना ही बंद कर दिया। क्या तुम्हारे पास उन चाबियों के नक्शे हैं बेटा केसरी? हाँ सरपंच जी, मेरे पास उन चाबियों के नक्शे हैं। अगर देवा ही वो चोर निकला तो मैं भी उसके बराबर की गुनहगार बनूंगी ना सरपंच जी। ये बात तो सच है, लेकिन तुमने उसकी मदद जानबूझकर नहीं की थी ना बेटा, इसीलिए तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगा। लेकिन आगे से ख्याल रखना। ये कहते हुए सरपंच उन चाबियों को अपने साथ लेकर जाता है और जिन जिन के घरों चोरियां हुई थी उनके घर के चाबियों से ये नकली वाला मिलाकर देखता है। वो सब एक वही थे। तब देवा को सरपंच के सामने पकड़कर लेकर आते हैं। तुम एक अनाथ बच्चे हो, इसीलिए तुम्हें किसी भी घर में जाने की छूट देने पर तुम हमारे भरोसे का ऐसा फायदा उठा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने जिन जिन के घर में पैसे चुराए हैं उन सबकी कोई ना कोई परेशानी है। ये जानते हुए भी तुमने ऐसे कैसे किया? ये कहते हुए सरपंच देवा को गांव छोड़कर जाने का हुक्म देता है। देवा काफी रोता है और उसे माफ करने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उसे माफ करने को तैयार नहीं था। तब वहाँ पर केसरी और उसकी माँ आते हैं। अपना लड़का है सरपंच जी, अपनों को अपने ही माफ करते हैं, वरना ये इस गांव से दूसरे और तीसरे गांव जाकर चोरियां करता रहेगा ना। माँ सही कह रही है सरपंच जी। वैसे जितनी गलती देवा की है उतनी ही गलती मेरी भी है, इसीलिए उसे एक मौका देकर देखिए। सरपंच उनकी बात मानकर देवा को माफ कर देता है और तब से देवा बिना कोई गलत काम किए अच्छे से रहता है। केसरी भी बिना वजह जाने किसी को भी अब नकली चाबी बनाकर नहीं दे रही थी।